नमस्कार मेरे छात्र बंधुओं, मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं यहाँ से आपको हिंदी साहित्य पढ़ाना चाहता हूँ और इसकी क्लास में विधिवत चलेगी, ऐसी हमारी प्रयास रहेगा। और आप लोग पढ़ के सीखें और शिक्षा जगत में अनेकों ऊंचाइयाँ छुएं, ऐसी हमारी आपकी कामना रहेगी। धन्यवाद। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे और विषय से आपको जोड़ने के लिए मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद आप देखिए, बोर्ड की तरफ देखें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो था, सर्वप्रथम जिन लेखकों द्वारा लिखा गया मैं उनके नाम लूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा हिंदी साहित्य का क्रमिक विकास कैसे हुआ और आगे 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 क्लासें चलती रहेंगी और हम आप जो है जुड़े रहेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो थे, सर्वप्रथम लेखक जो थे वो थे गारसादा तासी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई एंदुस्तानी। बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा, क्योंकि अजीब इस वजह से है क्योंकि ये विद्वान जो थे वो फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने ये पुस्तक जो लिखी थी वो 1839 ईस्वी में, और इसकी भाषा जो थी वो फ्रेंच भाषा थी और इसमें 738 कवियों के बारे में बताया गया था। ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। फिर भी जो है ये पुस्तक कुछ इतना ज्यादा बढ़िया ना कर पाई। इसके बाद जो है दूसरे आए लेखक, उनका नाम था मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने पुस्तक लिखी तज़किरा सुगराई हिंदी 1848 ईस्वी में। इसकी भाषा उर्दू थी और इसमें कवियों की संख्या 1004 थी। लेकिन यह भी पुस्तक जो थी हिंदी भाषा में न होने के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं चल पाई और ना ही इसमें इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक दिया हुआ था, क्योंकि प्रयास जो थे वो शुरुआती प्रयास थे। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी शिव सिंह सरोज। इसमें इन्होंने 1000 कवियों के बारे में बताया। 1883 ईस्वी में ये इसकी भाषा जो थी वो हिंदी थी और ये हिंदी भाषा में लिखी हुई शिव सिंह सरोज जो पुस्तक थी, ये हिंदी भाषा में लिखी हुई हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक थी। इसको आप नोट कर लेंगे। ये आप एक आपका क्वेश्चन तैयार होता है कि हिंदी भाषा में लिखी हुई हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक कौन थी, तो आप लिख देंगे फटाक से शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। इसमें 1000 कवियों के बारे में बताया गया था। इसी प्रयास में आगे नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिन्होंने पुस्तक लिखी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी जो है लिखने का साल था 1888 ईस्वी में, जिसमें 992 कवियों के बारे में बताया गया था। इसी क्रम में पांचवें प्रयास में आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 5000 कवियों के बारे में बताया गया था और ये मिश्र बंधुओं के नाम थे गणेश मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र। इन तीनों लोगों ने कंबाइंड रूप से एक पुस्तक बनाई थी मिश्र बंधु विनोद। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे क्रम जो चलता रहेगा मैं अभी आपको बताता रहूंगा और हम आप जुड़े रहेंगे। इसी क्रम में जो है आते हैं 6वें नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने पुस्तक लिखी 1929 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य। इसमें जो है इन्होंने पुस्तक लिखी 1930 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास। इन्हें लिखा था सन 1930 ईस्वी में। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं सूर्यकांत शास्त्री। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सन 1930 ईस्वी में। 10वें नंबर पर आते हैं रामशंकर शुक्ल, रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931। अब ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन्हीं ने जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का सार्थक प्रयास किया और इन्हीं के जो है पैमाने को लेकर सभी ने, इनके बाद के जो और
लेखक हुए, इन्होंने सबको इसी चीज को जो है आधार मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को इसी से अपने क्रमिक विकासों को नाम दिया। लेकिन वर्तमान में जो आजकल जो चल रहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास चल रहा है, इसी में थोड़ी फेरबदल करके उसी को पढ़ाया जाता है, सर्वमान वही है। ठीक है, अगर कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट कर दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास अब जो है प्रमाणिक माना जाता है। अब इसके बाद और भी लेखक हुए जिन्होंने लिखे, उनके नाम भी हम आपको शॉर्ट में बता देंगे। हालांकि ये इतने जो है इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे अभी। अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद 11 नंबर पे आते हैं राम कुमार वर्मा। 12वें नंबर पे हिंदी का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये पुस्तक जो थी वो लगभग 100 लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें करीब जो है 17 भागों में प्रकाशित हुई और प्रकाशित करने वाली जो प्रेस है उसका नाम है काशी नागरी प्रचारणी सभा। ये पुस्तक बहुत बृहद रूप में लिखी गई, 17 किताबें आती हैं इसकी। तो उसमें 17 जो किताबें उनमें 100 लेखकों द्वारा लगभग अपने अपने विषय के जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। और इसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अब देखते हैं शुरुआत से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि यही सर्वमान्य है, इनके बारे में थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, अब तक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले के जो लेखक हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित नहीं किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पहला प्रयास किया जिसमें जो है काल विभाजन भी किया। काल विभाजन करने से चीज बढ़िया करके ढंग से समझ में आती है। इसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से काल विभाजन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया उसके बारे में जानते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। जो आज जो है नाम मान्य है, जो ये कोष्टक में दिए हुए हैं, ये वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये नाम जो थे आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए थे। और इनका काल जो था संवत 1050 से 1375 विक्रम, संवत 1375 से 1700 विक्रम, संवत 1700 से 1900 विक्रम, संवत 1900 से अब तक। तो सबसे पहले ये बात जान लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था वो संवत से किया था। अन्य लेखकों ने जो किया है वो ईस्वी के हिसाब से किया है। अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संवत को ईस्वी में चेंज करना है तो इसके लिए एक फार्मूला है, संवत से 57 कम करने पर ईस्वी निकाल ईस्वी प्राप्त होती है। तो जैसे ही आपको कोई संपत्ति दी जाती है तो संवत से आप जो है -57 कम करके उस चीज की जो है ईस्वी प्राप्त कर लेंगे। जैसे 1050 है, अगर इसको 57 से कम करेंगे तो जो हो जाएगा 993। और इसमें अगर हम 57 कम कर दें 1375 में तो 57, 1375 में से गया 57, 15 में से 7 गया 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, और उसके बाद 2, 3, और उसके बाद 1318 ईस्वी। तो इस तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे।
इसी क्रम में जो है आप कहीं भी संबंध लिखी मिले उसमें 57 घटा करके ईस्वी बना लेंगे और ईस्वी में 57 जोड़ करके संबंध बना लेंगे। ठीक है। अब जो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में सबसे ज्यादा जो थी परेशानी लोगों को तो वो उनके नाम के आधार पर, वीर गाथा काल के नाम के आधार पर जो लोगों को पच नहीं रही थी बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बात थी ये वीर गाथा काल वाली, ये किसी को नहीं पच रही थी। लोगों ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, इसका नाम वीर गाथा काल का रख दिया, इसका नाम कुछ और होना चाहिए था। तो अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक नाम दिए इसके, उनको हम आपको अभी बताएंगे किसने क्या नाम दिया, लेकिन सबको जो है निचोड़ करके फिर इसका नाम आदिकाल कर दिया जो अभी तक मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी थी वो थी इनके आदिकाल के नाम के ऊपर। तो आदिकाल के नाम के ऊपर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सभी लोगों ने मान्य नहीं किया, सब लोगों ने अपनी अपनी जो है राय देना चालू की। वैसे भी इंडिया में राय देने वाले लोग ज्यादा ही होते हैं, कोई काम करे उसे राय पहले देंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसका नाम दिया था वीर गाथा काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आए, इन्होंने चारण काल नाम दे दिया। फिर उसके बाद आए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा बीज वपन काल है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत योग बता दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद इनने वीर काल कहा। लेकिन समस्या फिर वही हुई, किसी का नाम जो था जच नहीं रहा था। तो फिर लोगों ने कहा कि अच्छा वीर गाथा काल नाम ठीक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो वीर गाथा काल नाम से जो था मानने लगे। लेकिन उसके बाद जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसका वीर गाथा काल नाम न दे करके ये एक पक्षी बात हो जाती कि वीर गाथा काल तो वीरों के बारे में गाथा हुई होगी इस काल में, और किसी चीज के ऊपर अगर कोई बात हुई है तो इसके बाद साथ वो पक्षपात रहेगा वीर गाथा काल। तो उन्होंने कहा इसको नाम जो है आदिकाल नाम दे दिया जाए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सिद्धांत के आधार पर उनकी बात मान के इसका नाम जो था आदिकाल दे दिया गया, जो आज दिन तक अभी तक चल रहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और आदिकाल जो था उसका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ये बात आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आदिकाल नाम जो था किसके जो है राय से दिया गया था, तो उनका नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। और ये भी चीजें जो आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि ये बीज वपन काल किसने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, चारण काल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत योग। इस तरीके को आपको याद रखना है। ठीक है। और उसके बाद जो था समय को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय था उसी समय में थोड़ी बहुत फेरबदल करके जो है आधुनिक आज समय जो है ना वो आज जो आदिकाल वगैरह इनके जो नामकरण के साथ साथ जो है इनकी काल गणना है उस काल गणना में भी थोड़ा बहुत संशोधन करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मान लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत को लेकर जो था किया था नामकरण और काल विभाजन, लेकिन आजकल जो ईस्वी को लेकर के उस काल विभाजन को अभी हम आपको बताएंगे, वो आप जो है नोट कर ले, वही जो है सर्वमान्य काल है। हाँ, तो ये है आपका आधुनिक सर्वमान्य काल विभाजन जो है, जो इस समय सबको पढ़ाया जा रहा है, सब यूनिवर्सिटियों में सब जगह जो है एक काल विभाजन चल रहा है। आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल जो है 1850 ईस्वी से अब तक। ये आधुनिक काल को अन्य 6-7 भागों में बांटा गया है। वो जब आधुनिक काल का नंबर आएगा तब उसकी विवेचना करेंगे, तब आपको पूर्णतः पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है आपको अगले वीडियो में आदिकाल की बारे में बताएंगे और इसके कवियों को धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलेंगे क्रमबद्ध तरीके से।